When the world sleeps, India will awake to life and freedom. 14 अगस्त 1947 को भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी की बेला पर यह आइकॉनिक स्पीच दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ दुनिया वाले गहरी नींद में हैं और दूसरी तरफ भारत वालों की आंखें आज़ाद देश में खुली हैं। भारत को ब्रिटेन से यह आज़ादी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के करीब 2 साल बाद मिली थी। इस वॉर के बाद ब्रिटेन बहुत कमज़ोर पड़ गया था और दुनिया 2 नई ताकतों का इस्तकबाल कर रही थी। न सिर्फ इस्तकबाल कर रही थी बल्कि इन 2 ताकतों के बीच बंट गई थी। दुनिया का एक हिस्सा कैपिटलिस्ट अमेरिका के पाले में चला गया था, दूसरा हिस्सा कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन के पाले में चला गया था। आज़ाद भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए ये पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी। चुनौती ये तय करने की कि इन दोनों देशों का जो झंडा है, भारत इनमें से किसका झंडा उठाना चाहता है। नेहरू के भारत ने तय किया कि वो किसी का झंडा नहीं उठाएगा और गुटनिरपेक्ष रहेगा। लंबे समय तक यही गुटनिरपेक्षता भारत की फॉरेन पॉलिसी रही। सुपर पावर अमेरिका को ये बात रास नहीं आई और तभी से अमेरिका ने भारत को अपना दुश्मन मान लिया। इस दुश्मनी की छाप कश्मीर से लेकर 1948, 65, 62, 71 और 1999 में हुए भारत के तमाम युद्धों में दिखाई दी। ये छाप उन तमाम फोरम्स पर दिखाई दी जहां भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। ये कम्युनिस्ट चीन को पहचान देने के मामले में भी दिखाई दी। छाप तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी से लेकर फॉरेन पॉलिसी जैसे हर मामले में नजर आई। और जब तक राजीव गांधी का दौर नहीं आ गया तब तक अमेरिका ने भारत से जमकर दुश्मनी निभाई। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance. नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और इस कहानी में जानेंगे कि अमेरिका आखिरकार भारत के दुश्मन से दोस्त कैसे बना। I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. Prime Minister, we welcome you here as a great world leader. Prime Minister of the Republic of India. Namaste, my true friend, Prime Minister Modi. हमारे खानों में जान डालने वाले मसालों ने बहुत बवाल कराया है दुनिया में। कहते हैं कि इसी मसाले का कारोबार करने जब अंग्रेज भारत आए तो भारत को गुलाम बना लिया। लेकिन ये कहानी शुरू होती है अंग्रेजों के भारत आने के भी पहले से। 15वीं शताब्दी का आखिरी दशक चल रहा था, तब भारत में मुगलों का राज था। यूरोप के साथ भारत खास तौर से मसालों का कारोबार करता था। इसी दौर में ऑटोमन एम्पायर और यूरोप के बीच युद्ध चल रहा था और भारत के साथ जमीनी रास्ते से यूरोप का धंधा मंदा पड़ गया। इससे पूरे यूरोप के राजघरानों का जो खाना था उसका टेस्ट बिगड़ गया। स्पेन के राजा फर्डिनेंड को यह बेस्वाद खाना रास नहीं आ रहा था। ऐसे में फर्डिनेंड भारत का समुद्री रास्ता खोजना चाहते थे और फर्डिनेंड के ही आदेश पर इटली में जन्मे क्रिस्टोफर कोलंबस ने 3 अगस्त 1492 को भारत खोजने की तैयारी शुरू कर दी। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस बहामास के सैन सल्वाडोर आइलैंड पर पहुंचे। यहाँ उन्हें लाल चेहरे वाले लोग दिखे और खुशी से पागल कोलंबस को लगा कि उन्होंने भारत खोज लिया है और लगे हाथ उन्होंने नामकरण संस्कार करते हुए इन लोगों को रेड इंडियंस का नाम दे दिया। सालों बाद पता चला कि कोलंबस जहाँ पहुंचे थे वो भारत नहीं, अमेरिका है। अमेरिका से भारत के संबंध भी उतने ही पुराने हैं जितनी पुरानी अमेरिका की खोज। हालांकि दोनों देशों के औपचारिक रिश्ते आज़ादी के बाद शुरू हुए, भारत की आज़ादी के बाद। लेकिन आज़ादी के पहले भी अमेरिका और भारत के बीच बहुत कुछ हो रहा था। ऐसा ही एक वाकया वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन से जुड़ा है। इस पार्लियामेंट में 11 सितंबर 1893 को शिकागो में स्वामी विवेकानंद का संबोधन होना था। सुनिए कि तब क्या हुआ। विवेकानंद ने जैसे ही अमेरिका वालों को संबोधित करते हुए भाइयों और बहनों कहा तो पूरी संसद, धर्म संसद गूंज उठी। विवेकानंद जैसे संतों के बाद लाला लाजपत राय आज़ादी के उन दीवानों में शामिल थे जो अमेरिका पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने आज़ादी को लेकर जागरूकता फैलानी शुरू की। लाला जी के बाद तारकनाथ दास ने भी अमेरिका से जमकर आज़ादी का कैंपेन चलाया। इस दौरान 1912 से 1930 तक रविन्द्रनाथ टैगोर कई बार अमेरिका गए। टैगोर ने अमेरिका के ऊपर भारतीय समाज, साहित्य, संस्कृति की अमिट छाप छोड़ी।
1913 में लाला हरदयाल जी की लीडरशिप में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदुस्तान गदर पार्टी का गठन किया गया। गदर के नाम से एक अखबार भी शुरू किया गया और भारत की आज़ादी की लड़ाई अमेरिकी ज़मीन से भी लड़ी जाने लगी। आज़ादी के दीवानों में शामिल MC चागला ने कहा कि अमेरिका वालों के दिल में भी भारत की आज़ादी की चाह है, और ये बात इस वजह से भी सच लगती है क्योंकि तब अमेरिका ने अपने देश से गदर पार्टी से लेकर इंडिया होम रूल लीग ऑफ अमेरिका, नेशनल कमेटी फॉर इंडियाज़ फ्रीडम और इंडिया लीग ऑफ अमेरिका जैसे कई संस्थानों को जो फ्रीडम का कैंपेन है वो चलाने की आज़ादी दी और आज़ादी की लड़ाई में शामिल न जाने कितने लोगों को अपने देश में पनाह दी। बट अमेरिका ऑफिशियली कभी भी इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं आया। इसका रीज़न ये था कि अमेरिका अंग्रेज़ों को नाराज़ नहीं करना चाहता था। हालांकि गांधी जी का जो अहिंसा और सत्याग्रह वाला मेथड था, इसके जो अमेरिकन सिटीजन्स थे वो फ़ैन हो गए। अमेरिकी सरकार भले ही खुल के भारत का समर्थन मत कर रही हो, लेकिन अमेरिकी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भारत की आज़ादी के फेवर में था। और इसी बीच भारत की आज़ादी की लड़ाई 1939 से 1945 तक चले विश्व युद्ध के दौरान अपने पीक पे पहुंच गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला करके तबाही मचा दी। इस हमले के बाद अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत का एहसास हुआ। तब जापान के खिलाफ अमेरिका इंडिया को एक बेस के तौर पे यूज़ करना चाहता था। 1941 में ही राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की सरकार भारत के साथ डिप्लोमेटिक एक्सचेंज को तैयार हुई। इस साल अक्टूबर में थॉमस एच विल्सन को अमेरिका का कमिश्नर बनाकर दिल्ली भेजा गया। भारत की तरफ से सर गिरजाशंकर वाजपेयी को इंडिया का एजेंट बनाकर वॉशिंगटन भेजा गया। जब ये एक्सचेंज शुरू हुआ तो भारत गुलाम था और ब्रिटिश एम्बेसी के सुपरविजन में आज़ादी से पहले ही अमेरिका के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिश्तों की शुरुआत हो गई। आज़ादी के पहले जब क्रिप्स कमीशन इंडिया आया था, तब रूजवेल्ट की अमेरिकी सरकार ने इससे हो रही बातचीत में भूमिका निभानी शुरू कर दी थी, दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। अमेरिका के ऐसे रोल से भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो काफ़ी प्रभावित हुए। इस कमीशन के भारत में रहते हुए नेहरू, गांधी और रूजवेल्ट के बीच कोरेस्पॉन्डेंस भी हुआ। हालांकि क्रिप्स कमीशन आज़ादी को लेकर कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाया और फेल हो गया। इसके फेल होने से रूजवेल्ट बहुत निराश थे। उन्होंने अपनी ये निराशा ब्रिटेन के साथ रिटन में एक्सप्रेस की थी। क्रिप्स कमीशन भले ही फेल हो गया हो, लेकिन इसके कार्यकाल के दौरान इंडिया और अमेरिका के नेताओं के बीच रिश्ते मजबूत होते चले गए। मजबूत होते रिश्तों के बीच हिटलर के खिलाफ लड़े गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ब्रिटेन की कमर टूट गई थी। उसके लिए भारत को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं रह गया था और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। हालांकि भारत की आज़ादी तक दुनिया का जो ताना बाना था वो भी बदल गया था। ब्रिटेन का सूरज अस्त हो गया था। दुनिया के आसमान पर एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका का सूरज चमक रहा था और दूसरी तरफ रशियन लीडरशिप वाले साम्यवादी सोवियत यूनियन का सूरज चमक रहा था। अमेरिका के साथ भारत की कई सिमिलैरिटीज़ रही हैं हमेशा से, जैसे कि दोनों ही अंग्रेज़ों के गुलाम थे, दोनों ही लड़कर दोनों ने आज़ादी हासिल की। ये और बात है कि अमेरिका का फ्रीडम मूवमेंट वायलेंट था और इंडिया का नॉन वायलेंट। ये भी कि दोनों लोकतंत्र हैं और इक्वालिटी को प्रोपगेट करते हैं। इन्हीं वजहों से नेहरू को अमेरिका बहुत पसंद था और उन्होंने कोशिश की कि अमेरिका से रिश्ते बनते जाएं भारत के। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो अमेरिका था वो सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म पर लगाम लगाना चाहता था, जबकि भारत न तो अमेरिका का झंडा उठाना चाहता था और न ही सोवियत का। और जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया, अमेरिका को भारत की ये नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसे में कम्युनिस्ट चीन को पहचान देने से लेकर कोरियन वॉर, अमेरिका वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान क्राइसिस, ये वो तमाम मुद्दे थे जिसमें अगर भारत पूर्व दिशा में जा रहा होता था तो अमेरिका पश्चिम दिशा में जा रहा होता था। इन्हीं वजहों से कश्मीर के मामले में शुरू से ही अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता आया। यही नहीं, कम्युनिस्टों पर लगाम लगाने के नाम पर अमेरिका ने पाकिस्तान को जमकर हथियार सप्लाई किए। 1947 से 2024 तक अमेरिका भारत के रिश्ते कैसे और कितने बदले, इसको जानने के बीच में एक कहानी है, कहानी गोवा की। गोवा पर तब पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था। पुर्तगाल नेटो का मेंबर है। नेटो के नियम के मुताबिक किसी एक मेंबर पर हमला सभी मेंबर्स पर हमला माना जाता है। भारत चाहता था कि जैसे अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए वैसे ही पुर्तगाली भी गोवा से चले जाएं।
लेकिन तब का जो पुर्तगाल का तानाशाह था एंटोनियो डी ओलिवेरा सालाजार इसके लिए तैयार नहीं था। उल्टा उसने अपने संविधान को अमेंड करके गोवा को पुर्तगाल का अभिन्न अंग बता दिया। ऐसे में अगर भारत गोवा में पुर्तगालियों पर हमला करता तो इसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे तमाम नेटो मेंबर्स पर भी हमला माना जाता। सोवियत के खिलाफ साथ नहीं देने की वजह से अमेरिका भारत से इतना खार खाए बैठा था कि गोवा के मामले पर भी वो पुर्तगाल के साथ खड़ा हो गया। हालांकि जब भारत ने गोवा को लिबरेट करने का कैंपेन शुरू किया तो अमेरिका आगे नहीं आया, लेकिन 1948 से 1999 तक कई ऐसे मौके आए जब भारत के खिलाफ अमेरिका खुलकर आगे आया। ऐसा ही एक मामला है कश्मीर का। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने हथियार के बल पर कश्मीर को हथियाने की कोशिश की। पाकिस्तान के हमले के खिलाफ नेहरू यूएन गए। हालांकि पाकिस्तान के हमले पर बात करने के बजाय अमेरिका और ब्रिटेन वालों ने इसे कश्मीर का मामला बनाकर हमेशा के लिए एक इंडो पाक इशू में कन्वर्ट कर दिया। पाकिस्तान के हमले के मुद्दे पर गौर करने के बजाय अमेरिका का जोर इस बात पर था कि कश्मीर का हल प्लेबिसाइट यानी वहाँ की जनता के वोट से होना चाहिए। इस पूरे मामले पर अमेरिका ने खुले तौर पर पाकिस्तान का सपोर्ट किया। इसके बाद 1953 से 56 तक अमेरिका ने सीधे तौर पर कश्मीर के मामले में दखल देने की कई कोशिशें की। यार इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दरअसल पाकिस्तान सोवियत यूनियन और चीन जैसे कम्युनिस्ट देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता था। पाकिस्तान के बिना अमेरिका इन देशों के खिलाफ अपना मिलिट्री बेस सेट नहीं कर सकता था। अमेरिका को लगा कि अगर वो पाकिस्तान को कश्मीर दिला देता है तो पाकिस्तान उसकी हर बात मानेगा। पाकिस्तान को अमेरिका कश्मीर तो नहीं दिला पाया, बट वो पाकिस्तान को अपनी कठपुतली ज़रूर बना बैठा और पाकिस्तान ने अमेरिका की हर एक बात मानी कठपुतली बनकर। इस बीच कश्मीर का हल निकालने के लिए 1953 में नेहरू और जिन्ना पहले तो कराची और फिर दिल्ली में मिले। अमेरिका ने इन्हीं सब के बीच पाकिस्तान को हथियार देने का फैसला किया। अमेरिका के ऐसे फैसले से साफ था कि वो कश्मीर का सल्यूशन नहीं चाहता, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन चाहता है। कश्मीर पर भारत पहले दिन से जो भारत का स्टैंड है वो ये रहा है कि ये बायलैटरल इशू है भारत पाकिस्तान के बीच का। ऐसे में यूएन में दखल और प्लेबिसाइट की बातों को भारत शुरू से रिजेक्ट करता है, लेकिन अमेरिका फिर भी इस पर अड़ा रहा कि वो इसमें मीडिएटर बनेगा। अड़ियल अमेरिका की वजह से 22 जून 1962 को सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लाया गया कश्मीर से जुड़ा, लेकिन ये पास नहीं हो सका। भारत के पक्ष में सोवियत यूनियन ने इसको वीटो कर दिया। दरअसल यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ की, उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। अगर इनमें से कोई एक भी किसी प्रस्ताव को वीटो कर देता है तो वो पास नहीं होता। सोवियत यूनियन इसके पहले और इसके बाद भी इंडिया के पक्ष में लगातार वीटो का इस्तेमाल करता रहा। कई बार तो ऐसे मामलों पर वीटो किया जब इंडिया के लिए जिंदगी और मौत जितनी मुश्किल राह थी, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था। रेजोल्यूशन के गिरने के बाद अमेरिका आग बबूला हो गया। कश्मीर पर गतिरोध का ठीकरा भारत पे फोड़ दिया। तब अमेरिका के एक अखबार ने लिखा कि इंडिया हाइड्स बिहाइंड रशियाज वीटो। कश्मीर की तर्ज पर गोवा के मामले में भी सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन मूव किया गया। सोवियत यूनियन ने इंडिया के फेवर में इसको भी वीटो कर दिया। लेकिन कमाल तो भारत चीन युद्ध के समय हुआ। नेहरू को लगता था कि चाइना कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा, लेकिन नेहरू गलत साबित हुए। चीन ने हमला कर दिया। चीनी हमले के बाद नेहरू ने अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगी। दोनों देशों ने जो थोड़ी बहुत मदद दी, जो हाथ आगे बढ़ाया मदद का, उसके बदले कश्मीर मामले को सेटल करने की शर्त रख दी। अमेरिका ने जो थोड़ी बहुत मदद की उसे इस लेंस से भी देखा गया कि भारत की मदद के बजाय अमेरिका कम्युनिस्ट चाइना पे लगाम लगाना चाहता है। इसके बाद 1965 का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान में अमेरिकी हथियारों की बाढ़ आ गई। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पैटर्न टैंक्स और सेबर जेट्स का जमकर इस्तेमाल किया 65 के युद्ध में। पैंसठ का ये युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया था। इसमें खुलकर अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। फिर भी कभी भी अमेरिका ने खुले तौर पर सख्ती से इस युद्ध के लिए पाकिस्तान की आलोचना नहीं की। उल्टे हथियारों के गलत इस्तेमाल के लिए जब 4 बातें बोलने का मौका आया तो एक ही सांस में भारत और पाकिस्तान दोनों का नाम ले लिया। इसके बाद हुआ 1971 का युद्ध। इसमें भी अमेरिका ने खुले तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया।
अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो शेख हसीना की जो सरकार है उनके रहते अमेरिका ने बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स वायलेशन जैसे मुद्दे लगातार उठाए। हालांकि 1971 के लिबरेशन वॉर में तब के वेस्ट पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में जिनोसाइड कर रहा था, फिर भी अमेरिका पाकिस्तान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। यही नहीं, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान जब पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई तब पहले तो अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए सीज़ फायर करवाकर पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की, लेकिन सोवियत यूनियन ने इसको वीटो कर दिया। इससे बौखलाया अमेरिका ने बांग्लादेश में अपने नागरिकों के रेस्क्यू के नाम पर अपनी 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में मूव कर दिया। यह अमेरिका का एक न्यूक्लियर पावर वाला एयरक्राफ्ट कैरियर था। इसे भेजकर अमेरिका भारत को डराना चाहता था। अमेरिका को लगा कि इससे भारत के पैर ठंडे पड़ जाएंगे और वो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से अपने कदम वापस खींच लेगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। और यहाँ भी अमेरिका की गीदड़ भभकी को काउंटर करने में भारत की जो मदद है वो की सोवियत यूनियन ने। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों देशों के बीच रिश्तों का लोएस्ट था तो रुकिए ज़रा, सब्र कीजिए। आज़ाद होते ही भारत को आधा दर्जन से ज़्यादा पड़ोसी मिले, इनमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान में भुट्टो परिवार ने ऐसे नारे दिए कि वो भारत के साथ 1000 साल का वॉर लड़ने को तैयार है। चीन भी नेहरू का भरोसा तोड़ने वालों में शामिल रहा। ऐसे में तय ये हुआ कि ऐसे प्यारे पड़ोसियों को डिटर करने के लिए न्यूक्लियर बम बनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त देखते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने 18 मई 1974 को पोखरण में भारत का पहला आधिकारिक न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। भारत के इस टेस्ट से पहले सिर्फ अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास न्यूक्लियर हथियार थे। पोखरण टेस्ट के बाद भारत इस एलिट क्लब में शामिल हो गया। जाहिर सी बात है कि अमेरिका वाले बौखला गए। बौखलाए अमेरिका ने भारत विरोधी कदम उठाए, कई कदम उठाए। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। यह दौर इंडिया में इंदिरा गांधी और अमेरिका में रिचर्ड निक्सन और जेराल्ड फोर्ड जैसे प्रेसिडेंट्स का था। अमेरिका में भारत को लेकर बहुत ज़्यादा कड़वाहट थी। हेनरी किसिंजर ने तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान इंदिरा गांधी के लिए जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए थे उसे किसी भी कहानी में ऑन रिकॉर्ड इस्तेमाल करना एडिटोरियली फिट नहीं माना जाएगा। हालांकि 1975 वो साल था जब इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया को इंडिया की डेमोक्रेसी पर हंसने और सवाल उठाने का मौका दे दिया। ये वो साल था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। अमेरिका ने खुले तौर पर इमरजेंसी की आलोचना की। जाहिर सी बात है कि ये बात इंदिरा को पसंद नहीं आई। हालांकि वो इमरजेंसी से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी, लेकिन करीब 21 महीने बाद उन्होंने अचानक से इमरजेंसी हटा दी और इलेक्शन अनाउंस कर दिया। इमरजेंसी के दौरान हुए अत्याचारों से जनता बहुत नाराज थी। कांग्रेस ये चुनाव बुरी तरीके से हार गई। जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई भारत के पहले नॉन कांग्रेसी पीएम बने। देसाई के पीएम बनने के बाद अमेरिका और भारत के रिश्ते सुधरने लगे, क्योंकि उधर जिमी कार्टर अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने थे। हालांकि इधर भारत में एक जोरदार अफवाह उड़ा दी गई। अफवाह ये कि देसाई की जीत में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है, लेकिन ये अफवाह ही रह गई। अफवाहों के बीच देसाई की सरकार 2.5 सालों के भीतर गिर गई। बीच में थोड़े समय के लिए चौधरी चरण सिंह देश के पीएम रहे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद इंदिरा गांधी की जोरदार वापसी हुई। उनकी वापसी के साथ इंडिया अमेरिका के रिश्ते फिर से चूल्हे में चले गए। वैसे इस समय कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। इस कोल्ड वॉर के दौरान दोनों महाशक्तियों ने कभी सीधा युद्ध तो नहीं किया। युद्ध इस बात का था कि कौन कितने देशों पर कब्जा कर सकता है या कितने देशों को अपने पाले में लेकर आ सकता है। लगभग आधी धरती पर लाल झंडा फहराने के बाद सोवियत यूनियन 1979 में अफगानिस्तान में घुस गया। अमेरिका नहीं चाहता था कि इस्लामिक कंट्री अफगानिस्तान एक कम्युनिस्ट कंट्री में कन्वर्ट हो जाए। इस पर अमेरिका ने भारत की मदद मांगी। भारत ने अपनी राय देते हुए कहा कि सोवियत यूनियन उचित समय पर अफगानिस्तान से बाहर निकल जाए, जब उसको लगे कि उचित है। मतलब इस मामले पर भी इंडिया ने न्यूट्रलिटी मेंटेन की। हालांकि रोनाल्ड रीगन जब राष्ट्रपति बने तो उसके बाद सोवियत यूनियन उस दौर में कमज़ोर पड़ने लग गया। कम्युनिज्म के खिलाफ अमेरिका कितना सख्त था, इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि 1949 में जब चीन एक कम्युनिस्ट देश के तौर पर उभरा,
तब अमेरिका इसे पहचान देने को तैयार नहीं था, जबकि नेहरू के भारत ने न सिर्फ 30 दिसंबर 1949 को चीन को पहचान दी, बल्कि यूएन में भी इसकी एंट्री की वकालत की। इस मामले में भी अलग राय की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी आई। हालांकि अमेरिका भी 1971 के बाद खुद को चाइना से दूर नहीं रख पाया। इतना ही नहीं है, अमेरिका और कई बड़े देशों के पास पहले से न्यूक्लियर बॉम्ब थे, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि बाकी की दुनिया में किसी भी देश के पास ये बॉम्ब हो। Now I am become death, destroyer of worlds. ऐसे में अमेरिका एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लेकर आया। इस ट्रीटी का टारगेट ये था कि कोई और देश न्यूक्लियर बॉम्ब मत बना पाए। हालांकि इंडिया ने 1968 में इस ट्रीटी पर दस्तखत करने से मना कर दिया। भारत का कहना था कि ट्रीटी बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है यार। इसी वजह से अमेरिका ने 1974 में हुए पोखरण परीक्षण के बाद भारत के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए। ऐसे ही एक कदम के तहत जो तारापुर न्यूक्लियर प्लांट था, उसके लिए दी जाने वाली यूरेनियम की सप्लाई को अमेरिका ने ठप कर दिया। हालांकि धीरे धीरे दोनों देशों को यह समझ आने लगा कि किसी दिन तो रिश्ते सुधारने पड़ेंगे। इसी सिलसिले में 82 में इंदिरा गांधी का अमेरिकी दौरा हुआ। इस दौरे को ऑपरेशन डिफ्रॉस्ट बुलाया गया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया उनके बेटे राजीव गांधी ने। 85 में जब राजीव गांधी का अमेरिकी दौरा हुआ तो इसको मीडिया ने एक हिट दौरा बताया। उनके इस दौरे पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। You will find a deep well of affection and respect for India and its people. दरअसल 1980s में सोवियत यूनियन कमजोर पड़ने लगा था और 86 तक अमेरिका और सोवियत के रिश्ते भी सुधरने लगे थे। इस बीच 1989 में दुनिया में एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक इवेंट हुआ। इसी साल बर्लिन की जो दीवार थी वो गिरा दी गई। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हिटलर की जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। बर्लिन की दीवार इस बंटवारे का बॉर्डर थी। 89 में यह दीवार गिरा दी गई। बर्लिन की दीवार का गिरना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। इसके थोड़े ही दिन बाद 25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। सोवियत के कोलैप्स के बाद अमेरिका दुनिया का इकलौता सुपर पावर बन गया और अमेरिका के इकलौते सुपर पावर बनने के बाद भारत समेत पूरी दुनिया एक नई रियलिटी को फेस कर रही थी। You and I have witnessed one of the greatest dramas of the 20th century. अमेरिका के सुपर पावर बनने के बाद ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। इन सबको आगे बढ़ाने के लिए 1 जनवरी 1995 को WTO बनाया गया। ये वो दौर था जब भारत की राजनीति की तस्वीर पूरी तरीके से बदल रही थी। कांग्रेस का एकाधिपत्य यानी मोनोपोली खत्म हो गई थी। 91 में नरसिम्हा राव बेहद कमजोर हो चुकी कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार के प्राइम मिनिस्टर बने। मनमोहन सिंह इस सरकार के वित्त मंत्री थे। वहीं दूसरी तरफ 1992 में बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने गए। ये वो दौर था जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस की वजह से भारत ने अपने बाजारों को खोल दिया और 90 के दशक में अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते जो हैं वो रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। इसके बाद दोनों देशों के नेताओं के दौरे होने लगे। ऐसे ही एक दौरे पर 1994 में नरसिम्हा राव अमेरिका गए। सन 2000 के मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन भारत दौरे पर आए। इस समय भारत में एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस दौरे पर दोनों ने जो रिश्ते हैं भारत और अमेरिका के, उसकी नई इबारत लिखी और एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी साल सितंबर में अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका के दौरे पर गए। इसके बाद कई दौर की बातचीत से अमेरिका के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते चले गए। मजबूत होते रिश्तों में टर्निंग पॉइंट तब आया जब वाजपेयी सरकार ने पोखरण में फिर से परमाणु हथियारों का परीक्षण किया। 1998 में किए गए इन धमाकों की गूंज अमेरिका तक पहुंची। Underground nuclear tests in the Pokhran range. रिश्ते फिर से पटरी से उतर गए। अमेरिका ने भारत पर कई पाबंदियां लगा दी। हालांकि 9/11 के हमलों ने अमेरिका को हिला कर रख दिया। अमेरिका ने पहली बार उस आतंकवाद का स्वाद अपनी सरजमी पर चखा था जिसका शिकार भारत आज़ादी के बाद से ही लगातार रहा है। भारत लगातार यूएन में पाकिस्तान के आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा, लेकिन 9/11 के हमले से पहले अमेरिका ने कभी भी इस पर गौर नहीं किया, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। खैर, 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका का रुख भारत को लेकर तेजी से बदलने लगा। इसी बदले रुख की वजह से 2006 में अमेरिका भारत के न्यूक्लियर टेस्ट से आगे बढ़ चुका था। इसी साल 2 मार्च को पीएम मनमोहन सिंह ने अमेरिका के बुश सरकार के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। इस डील के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा के लिए बदल चुके थे। ये रिश्ते इतने बदल चुके थे कि जब मनमोहन सिंह के पीएम रहते प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने
उन्हें लेकर एक बात कही तो पूरी दुनिया ने ये बात बहुत गौर से सुनी। Prime Minister speaks, people listen, particularly because of his deep knowledge of economic issues. आपने बिल्कुल ठीक सुना। ओबामा ने तब कहा था कि मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। दुनिया उनके जो इकोनॉमी का ज्ञान है उसकी वजह से मनमोहन सिंह की हर बात को बेहद गौर से सुनती है। मनमोहन सिंह के दौर में यूएस इंडिया रिलेशंस एकदम हंकी डोरी रहे। बीच में देवयानी खोबरागड़े जैसे डिप्लोमेट की वजह से, उनके अरेस्ट की वजह से दोनों देशों के बीच में बवाल हुआ, लेकिन ऐसे बवाल से दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। सबसे बड़ी बात ये रही कि बुश से लेकर ओबामा तक बयानबाजी के अलावा अमेरिका मोटा मोटी कश्मीर से दूर रहा। इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल था। सवाल के केंद्र में थे नरेंद्र मोदी। 2013 में जब वो पीएम पद के लिए चुनावी मैदान में आए तो एक सबसे बड़ा सवाल था भारत अमेरिका रिश्तों के फ्यूचर का। दरअसल 2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद अमेरिका ने तब के गुजरात के सीएम मोदी पर वीज़ा बैन लगा रखा था। आशंका जताई जा रही थी कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम बन भी जाते हैं तो भी अमेरिका ये वीज़ा बैन नहीं हटाएगा। ऐसी आशंका के बीच 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। अमेरिका की ओबामा सरकार नई रियलिटी फेस कर रही थी। नरेंद्र मोदी पर लगा वीज़ा बैन हटा लिया गया। संदेश बिल्कुल साफ था कि अमेरिका को किसी भी कीमत पर भारत के साथ रिश्ते लगातार मजबूत करने हैं। पीएम बनने के बाद 2014 के सितंबर महीने में नरेंद्र मोदी अमेरिका गए। उनके इस दौरे के दौरान प्रेसिडेंट ओबामा के साथ उनकी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के रिश्ते में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद 2016 में ओबामा इंडियन पार्लियामेंट को संबोधित करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। India has emerged. इसके पहले 2015 में वो पहले राष्ट्रपति बने अमेरिका के जो रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के तौर पर भारत आया। मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान ओबामा ने 2016 में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट की शुरुआत की। उनके जाने के बाद ट्रंप के दौर में इसे जारी रखा गया। इस समिट में हिस्सा लेने के लिए 2017 में ट्रंप की बेटी इवांका भारत के दौरे पर आई। मतलब इतना ही नहीं है, ओबामा ने भारत को एक बहुत बड़े डिफेंस पार्टनर का भी दर्जा दिया था। 2 कदम आगे जाकर ट्रंप ने भारत को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन लेवल 1 में शामिल कर लिया। इसके बाद भारत को नेटो के लेवल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है उसको मंजूरी मिल गई। 17 में जब दोनों देशों के रिश्तों में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई तब फॉरेन पॉलिसी के मामले में ट्रंप का कोई फुटप्रिंट था ही नहीं। ऐसे में कोई जानता नहीं था कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। हालांकि अपने पहले टर्म में अपने बयानों से ट्रंप ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी। 18 में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके पहले के 2 अमेरिकी प्रेसिडेंट्स ने पाकिस्तान पर $33 बिलियन खर्च किए। कोशिश ये थी कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालना छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब अपने कार्यकाल में वो ये सब नहीं चलने देंगे। Pakistan often gives safe haven to agents of chaos, violence and terror. उनके रहते चीन के साथ अमेरिका का लंबा ट्रेड वॉर चला। दोनों देशों के रिश्ते बहुत तल्ख रहे और इसका परोक्ष फायदा भारत को मिला। हालांकि ट्रेड वॉर के मामले में उन्होंने भारत को भी नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा और इंडिया के साथ भी एक मिनी ट्रेड वॉर छेड़ दी। लेकिन भारत के मामले में उन्हें पाकिस्तान के आतंकवाद और चीन के विस्तार बाद इस तरीके की शिकायतें नहीं थी। शायद इन्हीं वजहों से 2019 में पीएम मोदी अमेरिका गए तो ह्यूस्टन में ट्रंप ने उनकी एक रैली में पार्टिसिपेट किया। वहीं 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के पहले वो भारत में जब आए तो नमस्ते ट्रंप के नाम का एक इवेंट हुआ। इस इवेंट के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बढ़िया तालमेल देखने को मिला। हालांकि ट्रंप ये चुनाव हार गए। My true friend, Prime Minister Modi. ट्रंप की जगह जब जो बाइडेन आए तो उनका तो पहले से ही भारत को लेकर पॉजिटिव अप्रोच रहा है और उनके दौर में भी इंडिया अमेरिका रिश्ते मजबूत होते चले गए। ट्रंप के कार्यकाल में 4 देशों का जो गुट था क्वाड, उसको फिर से रिवाइव किया गया और बाइडेन के दौर में वो मजबूत होता चला गया। बाइडेन क्वाड को समिट लेवल पे लेके चले आए। बाइडेन ने तो 2006 के एक इंटरव्यू में ही कह दिया था कि 2020 तक वो भारत अमेरिका को सबसे करीबी देशों के तौर पर देखना चाहते हैं। हालांकि बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको गुरु पतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश के एलिगेशंस के लिए भी याद किया जाएगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके आरोप भारत के एजेंट्स पे मढ़ दिए।
अमेरिका जैसे ही आरोप जो है कनाडा ने भी भारत पर लगा दिए। हालांकि 24 का जो अमेरिका का इलेक्शन है उसके ठीक पहले अमेरिका ने एलिगेशन लगाए, लेकिन रिश्ते बर्बाद नहीं किए भारत के साथ। लेकिन कनाडा ने ऐसे ही एलिगेशंस लगा के दोनों देशों के रिश्ते बर्बाद कर लिए। इस बीच 5 से 6 नवंबर को जो नतीजे आए उसमें डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 20 जनवरी 2025 को उनको व्हाइट हाउस की चाबी दे दी जाएगी और सबकी नज़र इस पर रहेगी कि डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में और नरेंद्र मोदी 3.0 जो है, इन दोनों के रिश्ते जो हैं, इन दोनों के रहते भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो कैसे रहते हैं। वैसे अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाते जाते कुछ अहम आंकड़ों के जरिए भारत अमेरिका के रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं। सन 2000 में दोनों देशों के बीच $20 बिलियन का ट्रेड होता था। 2023-24 में ये बढ़कर $120 बिलियन हो गया है। प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक अमेरिका में 48 लाख भारतीय मूल के लोग थे। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन अमेरिकन्स की कुल आबादी का ये महज 1.5% है। जाहिर सी बात है कि यह संख्या बढ़ी होगी बीते समय में। इनमें से 46% इमिग्रेट करके अमेरिका गए थे और 34% का जन्म अमेरिका में ही हुआ है। इनमें से आधे अमेरिका के 4 राज्यों में बसे हुए हैं। कैलिफोर्निया में 20%, टेक्सास में 12%, न्यू जर्सी में 9% और न्यूयॉर्क में जो इंडियन अमेरिकन्स की आबादी है उसका 7% हिस्सा रहता है। 2022 में इस कम्युनिटी की जो मीडियन इनकम है वो $1,45,000 की थी। अमेरिका में रह रहे एशियन अमेरिकन्स के बीच ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कम्युनिटी है। इनका कंट्रीब्यूशन अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी है। हाल ही में ट्रंप ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के साथ भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की कमान सौंपी है। ट्रंप जो चुनाव जीतते हैं उसमें उनके खिलाफ भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस मैदान में थी। हैरिस फिलहाल 20 जनवरी तक अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारतीय मूल की निकी हेली यूनाइटेड नेशंस में अमेरिकी एम्बेसडर थी। निकी हेली के अलावा रिपब्लिकन पार्टी की तुलसी गबार्ड और डेमोक्रेटिक पार्टी की परमिला जयपाल जैसे जो नेता हैं वो अमेरिकी पॉलिटिक्स में उनका बढ़िया कंट्रीब्यूशन है। तुलसी को भी ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के भारतीय मूल के ऐसे ही आधा दर्जन नेताओं का एक ग्रुप है जिसको समोसा कॉकस बुलाया जाता है। इतना ही नहीं है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से लेकर ट्विटर जैसी अमेरिका की तमाम टॉप कंपनीज को सुंदर पिचई, सत्या नडेला और पराग अग्रवाल जैसे सीईओज चलाते रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में यूनिकॉर्न कंपनीज बनाने वाले में जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो टॉप पर हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करें तो इंडियन स्टूडेंट्स की पसंद के मामले में कनाडा के बाद यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे नंबर पे है। जल्दी ही नंबर 1 हो जाएगा मेरे असेसमेंट में। यूएस एम्बेसी के मुताबिक 2023 में 1,40,000 भारतीय छात्रों को वीज़ा दिया गया था, जो कि 2018 की तुलना में बहुत ज़्यादा है। इससे जुड़े एक मीडिया रिपोर्ट पे बात करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक हेडलाइन है इसी इंडियन स्टूडेंट से जुड़ी हुई कि वाई इंडियन स्टूडेंट्स आर हेडिंग टू द यूएस इन रिकॉर्ड नंबर्स। इसके कारण बताते हुए लिखा गया है कि अमेरिकी स्टूडेंट्स को अपने यहाँ बुलाने के मामले में अमेरिका बहुत वेलकमिंग है और उनकी पॉलिसी भी कनाडा की तरह फ्लिप फ्लॉप नहीं करती। स्टूडेंट्स को बुलाने के मामले में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के मामले में उनकी पॉलिसी स्टेबल पॉलिसी है। इन सब के अलावा बीते समय में इंडिया ने डिफेंस परचेज के मामले में यूएस को तरजीह देनी शुरू की है। दोनों ही देश धरती से चांद तक कंधे से कंधा मिलाने वाली कई पॉलिसी साथ में बना रहे हैं। ये तमाम बातें तो हैं, लेकिन इस स्टोरी में कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो तमाम डिबेट्स को जन्म देते हैं। जैसे कि क्या आज़ादी के बाद नेहरू को अमेरिका का झंडा उठा लेना चाहिए था? क्या इंडिया ने चीन को पहचान देने में बहुत जल्दबाजी की? क्या नेहरू की वजह से कश्मीर का मुद्दा यूएन में गया और ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी? क्या न्यूक्लियर डील के फ़ायदे से ज़्यादा भारत को नुकसान हुआ है? और ऐसे ही न जाने कितने पॉइंट्स हैं जिन पे एंडलेस डिबेट है जब इंडिया और अमेरिका के रिश्तों की बात आती है। जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उन तमाम बातों पे स्विच का पूरा एफर्ट ये था कि इस स्टोरी में आपको न्यूट्रल फैक्ट्स दिए जाएं ताकि इस लॉन्ग फॉर्म स्टोरी में कमेंट बॉक्स में आप यानी स्विच की हमारी इंटेलिजेंट ऑडियंस अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दें और डिस्कोर्स को आगे बढ़ाएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्विच को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमें लगे कि हम ऐसा काम करने के लिए इनकरेज हों, आपको ये स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं। और ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।